सेक्रेटरी की मौत की वजह से सारी कोठी पर एक अजीब किस्म का माहौल पैदा हो गया था। लोग इस तरह से चल फिर रहे थे जैसे उन्हें किसी के जाग उठने का डर हो। अलबत्ता कभी कभी परवेज के बचकाने कह कहे उस खामोशी को तोड़ देते थे। नवाब साहब दिन भर लाइब्रेरी की किताबें उल्टते पलटते रहे, लेकिन गुमशुदा किताब न मिली। फरीदी की दलील की बिना पर वह मान गए थे कि सेक्रेटरी को जहर देकर मार डाला गया है, लेकिन शैतानी मामले वाला ख्याल उनके जेहन में ठहरा हुआ था। वे सोच रहे थे कि शायद भूतों की आड़ लेकर कोई सेक्रेटरी पर हाथ साफ कर गया। उसकी मौत की वजह से उन्हें परेशानी जरूर थी। एक तो यह कि वह उनके घर का पालक था, और परेशानी की दूसरी वजह यह थी कि पुलिस वाले अब आए दिन बेकार में आकर उनका दिमाग चाटेंगे। लाइब्रेरी से वापस आने के बाद फरीदी और हमीद ने अपने अपने कमरों में जाकर कपड़े बदले। गजाला ने हर बार फरीदी से आराम करने को कह, लेकिन उसने टाल दिया और उसके साथ पुरानी इमारत के खंडहरों को देखने के लिए चला गया। हमीद भी उसके साथ थे। 1.5 घंटे दोनों वहां रहे, लेकिन कोई खास बात मालूम न हो सकी। वहां से लौटकर वे आग उगलने वाले कुएं की तरफ आए। फरीदी बड़ी देर तक आंखें फाड़ फाड़ कर कुएं की गहराई देखता रहा, लेकिन दिन के वक्त भी उसमें इतना अंधेरा था कि उसकी तह नहीं दिखाई दे रही थी। क्यों भाई हमीद, क्या ख्याल है? फरीदी हमीद की तरफ मुड़कर बोला, इसमें पानी तो नहीं मालूम होता? मैं भी यही सोच रहा था। जी हाँ, इसमें पानी नहीं, गजाला बोली, और उसके अंदर छाए हुए अंधेरे से पता चलता है कि यह बहुत गहरा है। उसकी गहराई का अंदाजा आज तक नहीं लगाया जा सका। गजाला बोली, लेकिन मैंने। हाँ कहिए, रुक क्यों गई? फरीदी ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन आपने किसी को उसमें उतरते देखा है। आपको कैसे मालूम हुआ? गजाला डरी हुई आवाज में बोली, आपके जुमले के अंदाज और आपकी घबराहट से मैंने अंदाजा लगाया कि अपने किसी को उतरते देखा है, लेकिन किसी वजह से बताना नहीं चाहती। आप ठीक समझे, मुझे खुद अपनी इस कमजोरी पर बार बार गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूं? तो आप किसी वजह से डरती है, और वजह मुझे खुद भी नहीं मालूम। अजीब बात ही, मुझे दरअसल उसकी आंखों से खौफ मालूम होता है। क्यों? यह मैं नहीं बता सकती। ओह, तो शायद आपका इशारा तारिक की तरफ है। तो क्या आपको भी उसकी आंखें खौफनाक मालूम होती है? बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूं कि वह नशे के तौर पर सांप का जहर इस्तेमाल करता है। नशे के तौर पर सांप का जहर? गजाला हैरत से बोली, हाँ हाँ, यह कोई ताज्जुब की बात नहीं। चीनियों में इसका आम रिवाज है। तो क्या इसी वजह से उसकी आंखें इतनी खौफनाक है? जी हाँ, फरीदी ने बात का रुख बदलते हुए कहा। हाँ, तो आपने उसे कब इस कुएं में उतरते देखा था? गजाला ने उस रात की सारी कहानी फरीदी को बता दी। आइए वापस चलें, फरीदी ने लौटने के लिए मुड़ते हुए कहा। उसकी आंखें फिर गहरी सोच का पता दे रही थी। अभी वे कुछ कदम गए होंगे कि परवेज उछलता कूदता हुआ आ गया। उसने हाथ में दूध पीने की शीशी थी और दूसरे में लकड़ी की एक बंदूक। फरीदी को देखकर दूध की शीशी उसने जमीन पर फेंक दी और बंदूक तानकर खड़ा हो गया। बताओ, तुमने मेला तोता क्या किया? मेला तोता मंगवा दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। ओह चाचा जान, खुदा के लिए आप अपने कमरे से बाहर न निकला कीजिए। गजाला शर्माते हुए बोली, तू क्यों बोलती है? गजाला खामोश हो गई। परवेज अभी तक फरीदी के सामने अपनी लकड़ी की बंदूक ताने खड़ा था। हमीद हंसी के मारे बेहाल हो रहा था, लेकिन फरीदी बिल्कुल संजीदा था। ओह, मुझे अफसोस है, फरीदी ने संजीदगी से कहा, लेकिन मैं आपको दूसरा मंगवा दूंगा। अच्छा, लेकिन वैसा ही हो। परवेज बंदूक नीची करते हुए बोला। ठीक है। नहीं, वैसा नहीं, हम लाल तोता लेंगे। जैसा आप कहेंगे वैसा ही मंगवा दिया जाएगा। अच्छा, अब अंदर चलिए। गजाला परवेज का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे की तरफ ले जाते हुए बोली। फरीदी और हमीद अपने अपने कमरों की तरफ आए। रास्ते में तारिक मिला। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कोई खास बात? तारिक बोला, अभी तक तो खास बात नहीं हुई, लेकिन जल्द ही कोई खास बात रोशनी में आने वाली है। मैं पाक मतलब नहीं समझा। उस कुएं के बारे में आपका क्या ख्याल है? फरीदी ने उसकी बात उड़ाते हुए अचानक पूछा। कुआं? तारिक चौंक कर बोला, लेकिन फिर संभल कर कहने लगा, यकीनन वह एक बहुत पुराना कुआं है। मेरा ख्याल है कि इस कुएं में कोई खजाना है। फरीदी आंख मारकर धीरे से बोला, हो सकता है। तारिक लापरवाही से बोला, मगर उसमें उतरना यकीनन खतरे से खाली नहीं। फरीदी ने कहा। तारिक उसे घूर रहा था। अचानक उसकी आंखों में अजीब किस्म की चमक पैदा हो गई। ओह, तो आप उसमें उतरने का इरादा रखते हैं? मैं आपको कभी उसकी राय नहीं दूंगा। क्यों? फरीदी ने पूछा। इसलिए कि खुद मैं एक बार ऐसी बेवकूफ़ी कर चुका हूँ, तारिक ने कहा और अपने नेवले की पीठ पर हाथ फेरने लगा।
आप तो कहते थे कि यह शैतानी मामला है, फिर आपके दिल में कुएं में उतरने का ख्याल कैसे आया? यूं ही सिर्फ अपने तजुर्बे में इजाफा करने के लिए। खैर, हाँ तो फिर मैं ज्यादा दूर नहीं जा सका। क्यों? उसमें अनगिनत सांप रहते हैं। खैर, यह कोई गैरमामूली बात नहीं। और अजीब बात यह है कि उनके छेद कुएं की दीवारों में हैं। ओह, तब तो छेद में पैर रखकर आसानी से तह तक पहुंचा जा सकता है, फरीदी ने कहा। तारिक इस तरह मुस्कुराया जैसे कोई बूढ़ा आदमी किसी बच्चे की बेतुकी बात पर मुस्कुराता है। मैंने आपकी दिलेरी की काफी तारीफ सुनी है, तारिक ने कहा, लेकिन यह चीज इतनी आसान नहीं। मैं तो आपको कभी उस कुएं में उतरने न दूंगा, हमीद बोला। आखिर तुम मुझे इतना बेवकूफ क्यों समझते हो? फरीदी हमीद की तरफ मुड़कर बोला। यही तो मैंने कहा, आप जैसा समझदार ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता है? तारिक ने कहा। खैर, देखा जाएगा, फरीदी ने कहा और आगे बढ़ गया। फरीदी कमरे के दरवाजे पर रुककर सिगार सुलगाने लगा। हमीद अंदर दाखिल हो चुका था। तभी फरीदी की हमीद की चीख सुनाई दी और वह फौरन कमरे में पहुंचा। अंदर पहुंचकर फरीदी ने देखा कि हमीद सिर से पैर तक खून में नहाया हुआ था। अरे, यह क्या? फरीदी के मुंह से अचानक निकला। हमीद खामोश था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह बुत बन गया हो। अचानक चीख मारकर वह कमरे से बाहर भागा। फरीदी भी उसके पीछे भाग रहा था। कोठी के सारे लोग हमीद और फरीदी को इस हाल में देखकर चीखने लगे। फरीदी ने हमीद को गेट के करीब पकड़ा। आखिर क्या बात है, कुछ बताओ तो सही, फरीदी ने कहा। मैं 1 मिनट के लिए भी यहाँ नहीं ठहर सकता, हमीद ने कांपते हुए कहा। आखिर क्यों? देखिए, यह खून की बौछार, तुम्हारे चोट तो नहीं आई? हमीद ने, जिसकी सांस फूल रही थी, नहीं में सिर हिला दिया। फिर क्या हुआ? मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मेरे सिर पर खून की तेज बौछार। अबे वाह रे गधे, तो इस तरह भागने की क्या जरूरत थी? फरीदी ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। जनाबे आला, मैं डरपोक ही सही, हमीद बोला, लेकिन एक जासूस के लिए जरूरी नहीं कि वह भूतों से कुश्ती लड़े। बेवकूफ हो अच्छे खासे, फरीदी ने कोठी की तरफ भागते हुए कहा। रास्ते में गजाला मिली, उसने भाग दौड़ की वजह पूछनी शुरू की। ऊपर जाने का रास्ता, जल्दी कीजिए, उसने सीढ़ी की तरफ इशारा किया और फरीदी दौड़ता हुआ सीढ़ी चढ़ने लगा। गजाला भी उसके पीछे साथ दौड़ने लगी। जरा जल्दी कीजिए, मेरे कमरे की छत। इधर आइए, गजाला हांफती हुई बोली, वह उधर इस दीवार के करीब से शुरू होती है। फरीदी घुटनों के बल बैठकर छत का जायजा लेने लगा। कुछ दूर हटकर शीशे की रोशनदान के करीब उसे खून के छींटे दिखाई दिए। फरीदी बेताबी से खड़ा हाथ मल रहा था। आखिर बताइए भी तो क्या बात है, गजाला बेचैनी के साथ बोली। फरीदी ने थोड़े से शब्दों में उसे सारा वाकया बताया। अफसोस कि हमीद की बेवकूफ़ी से वह भूत निकल गया, वरना। क्या मतलब? जरा ये खून के छींटे देखिए, फरीदी ने रोशनदान की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस शीशे को उठाकर पिचकारी से खून फेंक देना कौन सी बड़ी बात है? ओह, गजाला उसे हैरत से देखते हुए बोली, शुरू ही से मैं इन सब हरकतों को किसी आदमी की हरकत समझ रही हूँ। और वह आदमी? फरीदी ने पूछा। मैं अपने शक का इजहार पहले ही कर चुकी हूँ, फरीदी सोच में डूब गया। खैर, देखा जाएगा। दोनों नीचे उतर आए। हमीद अभी तक उसी हालत में लोगों की भीड़ में घिरा हुआ खड़ा था। जाओ जाकर बाथरूम में कपड़े बदलो, फरीदी ने गुस्से में कहा। हमीद ने कुछ कहना चाहा, मगर खामोश हो गया।